हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज, आपका हमारे चैनल MN मैथ एनालिसिस में स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ साइंस का आखिरी बार, यानी कल हमारा साइंस का एग्ज़ाम है। तो साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इसी टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं 4 नंबर में और 2 नंबर में। तो ये आपके लिए कुछ क्वेश्चन है, 10 से 12 के करीब ये क्वेश्चन है, सभी टाइप के क्वेश्चन हैं और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप इनको भी एक बार रिवाइज कर और पढ़कर जाएं, क्योंकि ये क्वेश्चन में से आपको पेपर में जरूर मिलने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, क्योंकि हम इसी टाइप की सभी सब्जेक्ट की मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की वीडियो बनाते रहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, आप वीडियो को लास्ट तक वॉच करना। देखिए गाइस, सबसे पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, संरक्षण क्या है, उदाहरण द्वारा समझाइए। और ये क्वेश्चन कितनी बार पेपर में पूछा गया है, हमारे 2 नंबर में। ठीक है, अब की बार भी पूछा जा सकता है 2 नंबर में। क्या कहा उसने, और ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। जब धातुओं का संपर्क वायु व नमी से होता है तो उसकी सतह पर अवांछनीय पदार्थ जैसे ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फेट, सल्फाइड आदि बन जाते हैं। इसे संरक्षण कहते हैं। अब ये क्या चीज़ कही ना कि जब धातुओं का संपर्क वायु व नमी से होता है। तो देखिए, हमारी कुछ धातु होते हैं, जैसे हमारा कुछ लोहा है, हमारा तांबा है, हमारा क्या है, चांदी है। आपने देखा होगा जब लोहे पे हम नमी का मतलब क्या, पानी लग जाता है तो उस पर क्या होता है, जल लग जाता है ना। जब उस पर नमी लग जाती है तो हमारा जो लोहा है उस पर जल लग जाता है और चांदी हमारी काली पड़ जाती है। उसको ही संरक्षण कहते हैं कि किसी भी धातुओं को नमी के संपर्क में आने पर उस पर कार्बोनेट, सल्फेट व सल्फाइड आदि बन जाते हैं। हमारे सब यही चीज़ होते हैं, कार्बोनेट, सल्फेट और सल्फाइड सभी ये चीज़ होते हैं जो हमारे लोहे और हमारी चांदी पर लगते हैं। ठीक है, जैसे देखिए Fe2 + H2O, यानी कि जो हमारा जो था आयरन था, जब इसकी क्रिया जल के साथ हुई तो क्या बन गया, Fe2O3 बन गया। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता दूं, लोहे पर जंग लगना व चांदी के काला पड़ना। देखिए, दोनों एग्जाम्पल उसी के हैं कि जब हमारे इन पर कुछ भी पानी लग जाता है तो ये क्या पड़ जाता है, इस पर जल लग जाता है और ये क्या हो जाता है, काली पड़ जाती है। उसको हम क्या बोलते हैं, संरक्षण बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, और जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि साबुनीकरण पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। देखिए, साबुनीकरण के बारे में क्या कहा है, साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। और ये 4 नंबर में पूछ लिया जाता है आपको इतना, और 2 नंबर में भी पूछ लिया जाता है। उसने कहा जब वसा या तेल को NaOH के साथ गर्म किया जाता है तो वसा व तेल के अणु विघटित यानी कि विघटित अलग हो जाते हैं, और इस प्रक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। कि जब हमारे तेल और वसा के जो अणु होते हैं, जब उसको NaO सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किया जाता है, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किया जाता है तो वसा व तेल के अणु विघटित हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। जब हमारा क्या बनता है, साबुन बनता है, जिसको आप साबुन के नाम से जानते हैं, जिसके फलस्वरूप साबुन बनता है। यानी कि आपकी हमारी पूरी जो प्रक्रिया है वो हमारी क्या है, साबुन की बनने की प्रक्रिया है। जैसे कि सोडियम एस्टेरेट, ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है C17H35COONA। ठीक है, कभी कभी इसका फॉर्मूला भी पूछ लेता है वो। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है, आवर्त सारणी में आवर्त या समूह को परिभाषित कीजिए। और ये क्वेश्चन भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आवर्त सारणी से एक क्वेश्चन आपके पेपर में 100% मिलने वाला है। ठीक है, देखिए क्या कहा उसने, आवर्त सारणी में आवर्त समूह को परिभाषित कीजिए। देखो आंसर क्या है इसका, आवर्त नियम के अनुसार तत्वों को परमाणु भार के वृद्धि क्रम में क्षैतिज में रखने पर समान गुण वाले तत्व एक ही ऊर्ध्वाधर कॉलम में उपस्थित रहते हैं, इन्हें वर्ग कहते हैं। आवर्त सारणी के ऊर्ध्व कतारों को समूह कहा जाता है। आपने देखा है, इसको तो बोलते हैं हमारे क्षैतिज दिशा, ठीक है, इसको बोलते हैं हमारे कॉलम। तो जब हम क्षैतिज दिशा में कुछ धातुओं के तत्वों को रखते हैं तो यानी कि जो समान परमाणु भार वाले होते हैं, क्योंकि जो हम परमाणु तत्वों को अरेंज करते हैं वो परमाणु भार के तत्वों परमाणु भार के अकॉर्डिंग ये अरेंज करते हैं कि किसका परमाणु भार कितना ज़्यादा है। जिसका ज़्यादा है उसको पहले रखें और जिसका बाद कम है उसको बाद में रखें। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा क्षैतिज दिशा है, और हम यहाँ से हमने कोई तत्व रख दिए यहाँ पर और यहाँ पर। तो जो हमारे ये वाला कॉलम है, तो जितना भार इस वाले अणु का यहाँ पर रखा है, उसी दूसरे वाले का भार भी अगर इतना होगा तो उसको कहाँ रखा जाएगा, इस वाले में रखा जाएगा। तो समान भार वाले कहाँ आते हैं, हमारे एक ही कॉलम में आते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है कि आवर्त नियम के अनुसार तत्वों को परमाणु भार के वृद्धि क्रम में क्षैतिज में रखने पर, क्षैतिज बोलते हैं ये वाले डायरेक्शन, क्षैतिज में रखने पर समान गुण वाले, देखिए क्या कहा उसने, समान गुण वाले, जो समान गुण रखते हैं तत्व एक ही ऊर्ध्वाधर कॉलम में उपस्थित रहते हैं, यानी कि एक ही कॉलम में उपस्थित रहते हैं, इन्हें वर्ग कहा जाता है। और इसको क्या बोलते हैं, वर्ग कहते हैं। और आवर्त सारणी के ऊर्ध्व कतारों को समूह कहा जाता है। ठीक है, ये जो कतारें होते हैं वो क्या कहा जाता है, हमारे कतारों को समूह कहा जाता है। ठीक है, ये इसका ऑप्शन का है, और ये भी आपके 2 नंबर, ये 4 नंबर में आ सकता है। ठीक है, 4 नंबर में आपसे सिर्फ एक चीज़ और बढ़ा के पूछ लेगा कि इसकी विशेषताएं भी बताइए, जो कि आगे भी रखा गया है, क्वेश्चन बता दूंगा। आपने ये पढ़ लिया,
अगर आपकी विशेषताएं नहीं भी याद हैं और आपने ये लिख दिया, उसके बाद थोड़ा सा अपनी तरफ से बना के लिख दिया, जब भी आपको पूरे नंबर 4 के 4 मिल जाते हैं। ठीक है, तो आपके डेफिनेशन याद होने चाहिए और आप किस तरीके से पेपर में लिखें। अगर आपको कुछ याद नहीं है तो मैं उस पर भी एक वीडियो बनाने वाला हूँ अभी, जिससे आपको बताऊंगा कि अगर आपको कुछ भी नहीं याद है तो क्वेश्चन के आंसर को किस तरीके से लिखें कि हमको आंसर फिर भी, हमें जो नंबर है फिर भी मिल जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडॉक्स अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। और रेडॉक्स अभिक्रिया मोस्ट इंपोर्टेंट है, 2 नंबर में जरूर पूछी जाती है 100%। उसने क्या कहा है, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं अपचयन, क्या, जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन, अब ये दोनों चीज क्या है, ये दोनों चीज मैं आपको बताऊंगा। जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। यानी कि जिसमें ऑक्सीकरण भी हो और अपचयन भी हो, उसको क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। अब देखिए ऑक्सीकरण किसको बोलते हैं, जैसे कि मेरे पास ये 2 तत्व हैं, ठीक है, और मैंने इनको आपस में अभिक्रिया कराई तो हमारा क्या बना, हमारा ये वाला पदार्थ बनी, उसको बोलते हैं ऑक्सीकरण। ठीक है, अपचयन किसको बोलते हैं, मेरे पास ये पूरा पदार्थ था, ठीक है, मैंने इसको रिएक्शन कराई, इसकी अभिक्रिया कराई, तो ये किसमें, ये एक इसमें और एक इसमें 2 रूप में टूट गया, उसको बोलते हैं अपचयन। ठीक है, अगर इन दोनों को मिला कोई पदार्थ बनना है कोई, तो अभिक्रिया करने के बाद उसको बोलते हैं ऑक्सीकरण, और अगर हमारी इस क्रिया करने के बाद ये अलग अलग हो रहे हैं तो उसको बोलते हैं अपचयन। तो वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं अपचयन दोनों एक साथ होती है रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। देखो गाइस, जब हमने इसको तोड़ा तो Cu प्लस CO2 बना, अगर मैं Cu प्लस O2 करूं तो बराबर में जो हमारा बनेगा वो CuO2 ही बनेगा। देखिए अपचयन भी हो गया कि इससे टूट गया, और ऑक्सीकरण भी हो रहा है कि अगर मैं इसको जोड़ूं तो हमारा क्या, यही बन जाएगा। इसको ही बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, सजातीय श्रेणी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। और सजातीय श्रेणी और आवर्त श्रेणी दोनों का क्वेश्चन आपको पेपर में जरूर देखने को मिलेगा। उसने कहा सजातीय श्रेणी यौगिकों की ऐसी श्रेणी को कहते हैं जिनको एक सामान्य सूत्र द्वारा लिखा जाता है। यानी कि ऐसी श्रेणी जिसको सूत्रों के द्वारा लिखा जाता है, जैसे आपका एथेन, मेथेन, प्रोपेन आदि यौगिक आते हैं, इनका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। जैसे कि आपने देखी होगी श्रेणी होती है CH3, ठीक है, CH4, ठीक है, CH6, ये क्या है, जिन श्रेणी को हम सूत्रों के आधार पर रखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सजातीय श्रेणी बोलते हैं। तो कितनी सिंपल डेफिनेशन है, अगर आपकी यही याद हो जाएगी अगर आप इसको एक बार ध्यान से सुनेंगे। देखो उसने कहा है सजातीय श्रेणी यौगिकों की ऐसी श्रेणी को कहते हैं जिनको एक सामान्य सूत्र द्वारा लिखा जाता है। यानी कि जिनको सूत्र के द्वारा हम लिख सकते हैं, जैसे एथेन को लिख दिया हमने, मेथेन को लिख दिया, CH4 लिख दिया, ठीक है, इसको क्या सूत्रों के द्वारा लिखने को हमारी सजातीय श्रेणी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या कहा इसने, मेंडलीव की आवर्त सारणी की विशेषताएं लिखिए। और मैंने जैसे आपको आवर्त सारणी पीछे दी है ना, अगर आपने आवर्त सारणी 4 नंबर में क्वेश्चन आ गया और आपने आवर्त सारणी लिख दी, उसके बाद आपने इसकी विशेषता लिख दी, तो आपको पूरे 4 नंबर मिलेंगे। ठीक है, उसने कहा मेंडलीव की आवर्त सारणी की विशेषताएं लिखिए, और विशेषताएं आपसे जरूर पूछी जाएंगी मेंडलीव आवर्त सारणी की। देखिए तत्वों की इसके क्या है, विशेषताएं हैं। तत्वों को व्यवस्थित क्रम में रखने से समान गुण वाले तत्वों की पुनरावृत्ति हुई। यानी कि जो समान गुण वाले हमारे क्या होते हैं, तत्व होते हैं, उनकी पुनरावृत्ति होती है, यानी कि दोबारा वही आ जाते हैं। दूसरी क्या याद रखिए, कुछ तत्वों का सही परमाणु भार ज्ञात करने में सहायता मिलती है। यानी कि जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है उसमें कुछ तत्वों का जो परमाणु भार होता है हम उसको सही तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है, इसकी सहायता से। थर्ड में क्या कहा उसने, नए तत्वों की खोज की प्रेरणा मिलती है। यानी परमाणु भार के आधार पर जिन तत्वों का परमाणु भार नहीं पता होता उन नए तत्वों की क्या होती है, खोज होती है। ये इसकी क्या है, विशेषता है। आप 3 से 4 विशेषताएं लिख दीजिए, ये इसकी काफी हो जाती हैं। देखिए क्या कहा उसने, कार्बनिक यौगिकों में प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं क्या है। अब देखिए प्रतिस्थापन अभिक्रिया और प्रतिस्थापन अभिक्रिया और रेडॉक्स अभिक्रिया, इसमें से आपको जरूर पूछा जाता है क्वेश्चन। वह अभिक्रियाएं जिनमें कार्बन परमाणु को कार्बन परमाणु के द्वारा शेष अणु में बिना परिवर्तन हुए प्रत्यक्ष विस्थापन होता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। देखिए क्या कहा, वह अभिक्रिया जिनमें कार्बन परमाणु को कार्बन परमाणु के द्वारा, यानी कि कार्बन परमाणु का ही कार्बन परमाणु के द्वारा शेष अणु में बिना परिवर्तन हुए, यानी किसी और अणु में परिवर्तन हुए बिना प्रत्यक्ष विस्थापन होता है। विस्थापन का मतलब अलग होते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, कार्बन का कार्बन द्वारा प्रतिस्थापन होना, अलग होना, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अब देखिए एग्जांपल के तौर पे उसने कहा मेथेन है CH4+Cl2, ठीक है, जब इसको सूर्य के प्रकाश के साथ गर्म किया यानी कि रिएक्शन कराई तो CH3Cl, ये देखिए हाइड्रोक्लोराइड बाहर निकल गया। फिर जब मेथेन एथेन के साथ कराई इसकी अभिक्रिया तो देखिए बिना कुछ करे फिर यही निकल गया,
और जब इसके साथ कराई तो जब भी क्या हमारा HCl निकल गया, तो सेम निकला बिना किसी को प्रतिस्थापन किए। इसको ही हमारी कार्बनिक यानी कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे हमारी है, क्या कहा उसने नेक्स्ट में, कार्बनिक यौगिकों में सहसंयोजी आबंध क्या होते हैं। ठीक है, इसके बारे में बताइए कि जो कार्बनिक यौगिक होते हैं में सहसंयोजी आबंध क्या होते हैं। देखो, दो परमाणुओं के मध्य सहसंयोजी इलेक्ट्रॉनों के पारस्परिक साझे निर्मित रासायनिक आबंध जिससे स्थायी विन्यास प्राप्त कर लेता है सहसंयोजी आबंध कहलाते हैं। यानी कि अगर कोई दो परमाणु अपने इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं, साझा करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कार्बनिक यौगिक सहसंयोजी आबंध बोलते हैं। जैसे कि आपको पता है कार्बन के पास कितने परमाणु होते हैं, दो होते हैं। अब देखिए जिसके पास दो हैं, एक ये है एक ये है। अब ये दोनों H हैं, एक इसको भी चाहिए एक इसको भी चाहिए, तो ये एक इसको देगा और एक इसको देगा, तो इसको क्या बोलते हैं, परमाणु आबंध बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए C, सारे हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं चार, यानी कि जो इसकी इलेक्ट्रॉन है इन चारों को देगा वो। ऐसे सेम देखिए, इसने अपना एक इसको दिया, अपना एक इसको दिया, डबल बॉन्ड के साथ दूसरे जुड़ा हुआ इसने अपना एक इसको दिया और एक इसको दिया, तो इसको ही क्या बोलते हैं, कार्बनिक यौगिकों में सहसंयोजी आबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और बहुत इजी क्वेश्चन है। उसने कहा स्वपोषी पोषण क्या है, संक्षेप में उदाहरण से ही समझाइए। देखिए, स्वपोषी किसको बोलते हैं, स्वपोषी उसको बोलते हैं जो अपने खाने के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। जैसे कि हमारे पेड़ पौधे हो गए, ठीक है, ये क्या होता है, ये दूसरे पर डिपेंड होते हैं भाई, धूप पे, प्रकाश पे, ये जो दूसरी चीज़ पर डिपेंड होता है उसको बोलते हैं हम स्वपोषी। ठीक है, जो इसकी एक सिंपल डेफिनेशन थी जो आपके याद रखने के लिए, कि आप वो वाली भी लिख सकते हैं अगर आपकी वाली याद ना हो तो। देखिए, स्वपोषी पोषण में उच्च ऊर्जा मान युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक सरल अकार्बनिक पदार्थों से ऊर्जा के बाह्य स्रोत जैसे सूर्य का प्रकाश का प्रयोग करके संश्लेषित किए जाते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण भी कहते हैं। आपको पता है प्रकाश संश्लेषण किसको बोलते हैं, कि जो प्रकाश द्वारा भाई पौधे हमारे सांस लेते हैं, जो उनसे रोज प्रकाश संश्लेषण लेते हैं सूर्य से, तो उसको प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। तो सेम वही हो गई कि स्वपोषी पोषण में उच्च ऊर्जा मान युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक सरल अकार्बनिक पदार्थों से ऊर्जा के बाह्य स्रोत, यानी कि जो बाहर के स्रोत से, अपने स्रोत से नहीं, किसी दूसरे के स्रोत से क्या करते हैं, लेते हैं, उसको ही बोलते हैं स्वपोषण। ठीक है, जैसे कि 6CO2 + 12H2O, कि जब इसके अभिक्रिया इसके साथ कराए तो क्या बन गया, C2H12O6, यानी क्या बन गया, हमारा ग्लूकोज बन गया और CO2 अलग हो गया और 6H2O यानी कि जल क्या हो गया, हमारा अलग हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए परागण, और 2 नंबर में परागण आपको पूछ लिया जाता है। देखिए, परागकण का निषेचन में क्या महत्व है, निषेचन में इसका क्या महत्व है। देखिए, परागकण नर युग्मन का निर्माण करते हैं। परागकण पराग नली के द्वारा अंडाशय तक पहुंचता है और अंड से संयुक्त होकर युग्नज बनाता है, जिसके विभाजन से नए पौधों का निर्माण होता है। परागण से बोलते हैं जो हमारे फूल देखे आपने, गुलाब, उसके गुलाब के फूल होते हैं, कमल के होते हैं, उनके बीच में छोटे छोटे क्या होते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं ना, उसके परागकण बोलते हैं, और उनके द्वारा ही कि वे क्या पराग नली में जाते हैं, उसके द्वारा दूसरे पौधों का निर्माण होता है। ठीक है, इसको हमारे परागकण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मेंडल के प्रयोगों के आधार पर, मेंडलिस्ट जिसको मेंडलिस्ट भी बोल देते हैं, मेंडल के प्रयोगों के आधार पर प्रभावी अप्रभावी लक्षणों को समझाइए, कि यानी कि इसके प्रभावी लक्षण कौन से हैं और इसके अप्रभावी लक्षण कौन से हैं। देखिए, जब मेंडल ने मटर के लंबे पौधे और बौने पौधों का संकलन कराया तो उसे प्रथम संतति पीढ़ी F1 में सभी पौधे लंबे पौधे प्राप्त हुए थे। यानी कि जब मेंडल ने मटर के लंबे और पौधे की जब सबसे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किया गया था वो मटर के पौधों पर ही किया गया था। पौधे और बौने पौधे का संकलन कराया, यानी कि जब पौधे और बौने पौधे का संकलन किया, उनको मिलाया तो लंबे पौधे हुए। तो यानी कि जो प्राप्त हुए ज़्यादा क्या हुए, लंबे पौधे प्राप्त हुए। कौन से लंबे पौधे प्राप्त हुए, अर्थात 2 लक्षणों में से केवल एक प्रेतक लक्षण ही दिखाई दिया, यानी कि उन दोनों के लक्षण हुए थे, बोने के भी और किसके, लंबे के भी, पर सिर्फ किसके दिखाई दिए, ओनली एक के ही दिखाई दिए। अब उसने प्रेतक पौधों और F1 पीढ़ी के पौधों को स्वपरागण से उगाया। स्वपरागण मतलब स्वयं के उससे उगाया, यानी कि खुद के बीज से उगाया। इस दूसरी F2 में सभी पौधे लंबे नहीं थे, यानी कि जब उनको उन्हीं के बीच से उगाया गया तो उसमें क्या हुआ, उसमें लंबे पौधे नहीं थे, इसमें 1/4 पौधे बोने थे। मेंडल ने लंबे पौधों के लक्षण को प्रभावी और बोने पौधे के लक्षण को अप्रभावी बताया, यानी कि जो लंबे पौधे थे उनको तो उसने क्या बताया, प्रभावी, और जो बोने थे उनको क्या बताया, अप्रभावी। ठीक है, ये आप इसको कहीं नोट कर लेना, और नोट करने के बाद इसको आप पढ़कर या रिवाइज कर जरूर जाएं। ठीक है, जिससे आपको कुछ थोड़ा याद रहे और आप आराम से क्वेश्चन को कर सकें। देखिए, लास्ट क्वेश्चन, और जो कि आपका क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहा है,
एक लेंस की फोकस दूरी से क्या तात्पर्य है। जैसे आपको बताया था फोकस दूरी पे भी एक क्वेश्चन आपका जरूर पूछा जाता है। जैसे हम फॉर्मूला था ना हमारा, क्या था, R बराबर 2F, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है, या फिर F बराबर R/2। ये दो फॉर्मूला होते हैं और इस पर आपको एक एक नंबर के पता नहीं कितने क्वेश्चन मिलने वाले जो इसी फॉर्मूले से आपके सॉल्व होंगे। अब उसने कहा किसी लेंस की फोकस दूरी, कि फोकस दूरी से क्या समझते हैं, फोकस दूरी किसको बोलते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। किसी लेंस पर मुख्य अक्ष समांतर चलने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे बिंदु को लेंस का मुख्य फोकस कहा जाता है। लेंस के प्रकाशीय केंद्र से फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। अब देखिए थोड़ी इसकी डेफिनेशन टफ है, मैं आपको डायग्राम से बताता हूँ और आपके एकदम समझ में आ जाएगा। उसने कहा जैसे कोई उत्तल लेंस है और इस लेंस के ये इसका क्या हो गया, फोकस हो गया। यहाँ क्या होता है, यहाँ 2F1 होता है और यहाँ F1 होता है, यहाँ F2 होता है और यहाँ 2F2 होता है। तो ये सब है। तो जब इसके समांतर कोई प्रकाश की किरण आती है, ठीक है, तो ये लेंस के परावर्तन के बाद इनके लेंस पर टकराई और इसका परावर्तन हो गया, तो ये जिस फोकस के जिस बिंदु से गुजरती है, तो लेंस के जहाँ से परिवर्तन हुआ और जहाँ तक जिस बिंदु से होकर गई, इसके बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं। ठीक है, और आप ये वाला फॉर्मूला याद करके जरूर जाएगा। F बराबर यानी कि R बराबर आपका 2F, क्योंकि इस पर से आपको कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन जरूर मिलने वाले हैं, और मैं 2 नंबर में भी हो सकते हैं और 1 नंबर में भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो आपको क्वेश्चन बताए हैं आप इनको कहीं नोट कर लें और याद करके पेपर में जरूर जाए, क्योंकि आपको इनमें से आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए थे तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, और चैनल को सपोर्ट करें और वीडियो को भी लाइक करें। थैंक यू।